आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं MVC। मतलब मेरी फर्स्ट क्लास है। MVC के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि ये क्या होता है। बेसिकली MVC जो है ASP.NET MVC बोलते हैं इसको हम लोग, यानी एक्टिव सर्वर पेजेस ऑन .NET प्लेटफॉर्म। MVC इज़ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड इट इज़ 3 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड। अब जो हम लोगों ने पहले किया था ना, पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ASP.NET आपका 2 टायर आर्किटेक्चर है, जिसमें हम लोग क्लाइंट और सर्वर टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। यानी कि हमारी जो रिसोर्सेज होंगी वो सर्वर पे एक जगह होंगी और क्लाइंट कैन एक्सेस द थिंग्स फ्रॉम आर साइड, और सर्वर विल रिस्पॉन्स द थिंग अकॉर्डिंगली। जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म जो वर्क करता है इसको 2 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड कहते हैं। वैसे आपने देखा होगा हमारे पास में 4 तरह के आर्किटेक्चर हैं: सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर और एन टायर, राइट। तो सिंगल टायर में हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सिंगल एक ही सिस्टम के लिए होते हैं। जैसे कि हम, ये मेरा एक लैपटॉप है जिसके अंदर मैंने विंडोज़ इंस्टॉल किया हुआ है। दिस इज़ विंडोज़ 11। तो विंडोज़ 11 जो है मेरे लिए वो सिंगल टायर आर्किटेक्चर है। मतलब मैं एक विंडो का पैकेज सिर्फ एक ही विंडो में डाल सकता हूँ, एक ही सिस्टम में डाल सकता हूँ। अब मैं सोचूंगा इसको इसमें डालने के बाद मैं दूसरी जगह पे यूज़ कर पाऊँ तो वो नहीं कर सकता। तो दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड सिंगल टायर। 2 टायर में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, जिसको हम लोग ASP.NET कहते हैं, जहाँ पे आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो, आप सर्वर पे होस्ट करते हो, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। यानी कि यहाँ पे यूज़र सर्विसेज, बिजनेस रूल और डेटा सर्विसेज। यूज़र सर्विसेज यूज़र एक्सेस करेगा, बिजनेस रूल और डेटा सर्विसेज मेरे एक सर्वर पे रहेगा हॉस्टेड एक जगह पे, जो क्लाइंट उसको एक्सेस करेगा। 3 टायर में क्या हो गया, तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई। यूज़र अपने अपने एंड से, यानी यूज़र मतलब व्यू अपने एंड से वो रिक्वेस्ट करेगा, वो जाएगा किसके पास में, वो जाएगा यूज़र कंट्रोलर के पास में। कंट्रोलर क्या करेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, अगर वो ओके होता है तो वो डेटाबेस के पास भेजेगा। फिर डेटाबेस उसके अकॉर्डिंगली उसको पास ऑन करके कंट्रोलर के पास देगा, कंट्रोलर वापस व्यू के पास देगा। तो इसका जो इस तरह का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम लोग 3 टायर आर्किटेक्चर कहते हैं। ये बेसिकली इस आर्किटेक्चर में हम लोग अपने वर्कलोड को कम करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, अभी जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास जो एक सर्वर है वो सर्वर ही पूरा मेंटेन कर रहा है, राइट। जो आपके पास सर्वर है उस सर्वर के अंदर ही सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। यानी कि वन मैन कैन मैनेज योर डेटाबेस, मैनेज योर एप्लीकेशन पेजेस, मैनेज योर रिसोर्सेज। उसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि जो हम लोग इस टाइम पे मेरे पास में ई ड्राइव के अंदर में जो फोल्डर क्रिएट है, ये मेरा सर्वर है, यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हॉस्टेड हैं। यानी कि ये जो सिस्टम है इसका एक प्रोसेसर होगा, ये एक प्रोसेसर है, इसका एक रैम है जो कि ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। यानी कि हमारे एप्लीकेशन के डेटाबेस को भी हैंडल कर रहा है ना, एप्लीकेशन के पेजेस को भी हैंडल कर रहा है। ये हैंडल कौन कर रहा है, IIS यानी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। आप देखोगे जब हम किसी भी तरह के कोई भी हम एप्लीकेशन अगर हम ओपन करते हैं, पुराना कोई भी मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, आप देखना जब उसको एक्सेस कराते हो तो आपके पास में जो रन कराते हो, रन कराने के पहले देखना वहाँ पे लिखा होता है IIS। दिस इज़ इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। IIS क्या है, एक वेब सर्वर है जो आपके एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराता है। तो ये जो हैंडल हो रहा है वो एक ASP.NET के अंदर में ये एक ही सर्वर है जो कि आपके एप्लीकेशन के पेजेस को और एप्लीकेशन डेटाबेस के पेजेस को दोनों को हैंडल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपका एप्लीकेशन के जो रिसोर्सेज है ना, वो एक दूसरे से कोलैप्स करने लगेंगे और उनके साथ में नोटेशन सही नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपका एप्लीकेशन हो सकता है कि हैंग कर जाए, हो सकता है कि क्रैश हो जाए। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहाँ पे IIS लिखा हुआ है, तो ये आपका IIS, इसको जब आप इसको रन कराते हो तो ये आपका एप्लीकेशन का जो फोल्डर है जिसके अंदर में ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपका एप्लीकेशन का डेटाबेस भी है, यानी सर्वर को भी कनेक्ट कर रहा है, इसको भी मैनेज कर रहा है और इसको भी मैनेज कर रहा है। ये दोनों कौन मैनेज कर रहा है, मेरा एक सिस्टम जिस लैपटॉप में अंदर इसको रखा हुआ है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 टायर आर्किटेक्चर। और 3 टायर में क्या होगा, हम अपने एप्लीकेशन के पेजेस को एक सर्वर पे रखेंगे, डेटाबेस के पेजेस को एक सर्वर पे रखेंगे। यानी कि जो डेटाबेस का रिसोर्सेज होगा हम लोग एक जगह उसको डिप्लॉय करेंगे और एप्लीकेशन के पेजेस को एक जगह दूसरी जगह करेंगे, ताकि हम उसको आपस में कनेक्ट करें। यानी कि अपने जो वर्कलोड है उसको हम लोग ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, यहाँ पे उसका आर्किटेक्चर होता है MVC आर्किटेक्चर बोला जाता है इसको, ASP.NET MVC आर्किटेक्चर। तो क्या है, आर्किटेक्चर पैटर्न है, और जो कि ये क्या करता है, एक लॉन्ग टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पैटर्न है ये। मतलब अगर आपने इसमें एप्लीकेशन को डेवलप किया ना, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। क्यों, क्योंकि एक एप्लीकेशन कभी नहीं चलता है जब उसके अंदर में लेटेंसी आ जाती है, लाइक उसका टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है।
है ना। अगर एप्लीकेशन टाइम टेकन ज़्यादा हो गया, रिसोर्सेज वो अवेल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में ही वो क्या करेगा, वो वहाँ पे नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आप इसमें ये करते हो, इसके साथ आप यूज़ करते हो, तो आप कर सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग चीज़ों को ना थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा होता क्या है। तो इसके अंदर में आप देखो, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एमवीसी के अंदर में हमारे पास में, और इसके साथ में अगर हम कोई भी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर हम एमबीसी आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं डॉट नेट के अंदर में, तो वी कैन यूज़ ऑल लैंग्वेजेस। लाइक आप चाहो तो आप में वीवीवी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें चाहो तो सी शार्प भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर आप चाहो तो लाइक पाइथन भी यूज़ कर सकते हो। सो मेनी लैंग्वेजेस देयर। और सबसे स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, मतलब मोस्ट इसमें यूज़फुल जो लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम सारे काम कर सकते हैं, वो है सी शार्प। ठीक है, तो ये है। और एम का आर्किटेक्चर जो है वो ASP.NET के थ्रू सपोर्टेड होता है। एंड MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब क्या है मॉडल, क्या है व्यू, क्या है कंट्रोलर, क्या है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास ASP.NET के पेजेस थे, मॉडल का मतलब यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो मॉडल मेरा कौन सा है, ये मेरा मॉडल है जहाँ पे मेरे एप्लीकेशन के डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। जो मेरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ये मेरे लिए मॉडल यहाँ पे कहलाएगा, जहाँ से हम एक एक ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ये मेरा मॉडल है, राइट। व्यू मेरे कौन से हैं, व्यू मेरे वो पेजेस हैं जो कि हमारे पेजेस हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं, दीज आर पेजेस। तो ये मेरे व्यू हैं जो कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली चलेगा। और इसका जो कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर मेरा ये वाला क्लास है जहाँ पे हमने इसकी कोडिंग करी हुई है। ये मेरा कंट्रोलर का पार्ट है जहाँ पे कोडिंग की हुई है। तो इसको अगर हम लोग MVC के बाद पैटर्न से देखते हैं, तो मॉडल जो है मेरे पास में क्या हो गया, रिप्रेजेंट द शेप ऑफ डेटा। जो मेरा डेटा है ना, यानी कि डेटाबेस, उसको शेप करता है। और क्लासेस के अंदर में आपको सबसे पहले मॉडल को क्रिएट करना होता है। मॉडल के अंदर में आप, यानी कि आप जब से डेटाबेस पर बनाना होता है, जिसके अंदर से आपसे डेटाबेस के आपके सारे जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं वो आप लिख सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिंक यू यूज़ किया था, तो आप देखना लिंक यू के साथ शायद इसमें है, हाँ, हम लोगों ने लिंक यू क्लासेस यूज़ करी थी। तो लिंक यू के साथ में जब हम लोगों ने डेटा यूज़ किया था, तो उसके साथ उसका लेआउट भी बना था, ठीक है, जो DVML के नाम से, डिज़ाइनर लेआउट, जहाँ पे आपने देखा था कि ये देखो, ये उन्होंने रिसोर्स मैपिंग की हुई है। हाँ, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये उनका डेटा है, डेटा को कलेक्ट करने का तरीका। ये सारे मेथड लिंक यू ने अपने आप क्रिएट किए थे, हमने तो नहीं बनाए हैं ये। और ये मेरा डेटा था, डेटा के अंदर में ये दो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ईमेल और एक पासवर्ड। तो उसी तरह से यहाँ जो भी हम लोग मॉडल के अंदर में हम जो शेप लेते हैं डेटा का, उस शेप के अंदर में हम लोग मॉडल के अंदर में हम, मेरे पास जो टेबल होगा, हमारा टेबल होगा, उस टेबल के अंदर में हम उसके शेप को उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट करते हैं। जैसे मेरे पास ईमेल आईडी पासवर्ड है, तो मैं उसी तरह से ले लूँगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी का टाइप क्या है, ईमेल आईडी का टाइप मेरा सपोज़ ये है, वैर कैरेक्टर है और नंबर दोनों है, तो हम वैर कैर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। और हमें एज लेना है तो हम इंटीजर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मॉडल डिस्क्राइब करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे मॉडल बनाएंगे। उसके बाद व्यूज़ में, मतलब हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे यूज़र, और व्यू जो होगा वो किसके थ्रू क्रिएट होगा, वो कंट्रोलर के थ्रू व्यू क्रिएट होगा। यानी कि कंट्रोलर एक क्लास होगी, उस क्लास के अंदर में हम लोग व्यूज़ को क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर में हम लोग व्यू जब हम बनाएंगे, तो व्यू हम लोग HTML के थ्रू बना सकते हैं, CSS के थ्रू बना सकते हैं, रेजर के थ्रू बना सकते हैं। तो ये है व्यू बनाने का तरीका। व्यू यानी कि यूज़र इंटरफेस एलिमेंट, इसका जो व्यू होता है वो HTML होता है, यानी कि C# HTML दोनों को मिला के उसके व्यूज़ बनते हैं। रेजर व्यू भी हम उसको बोलते हैं। और जैसे कि आप ब्लेज़र है, ब्लेज़र व्यूज़ भी इसमें बनते हैं। उसके बाद इसमें कंट्रोलर है। कंट्रोलर इज़ अ मेन थिंग। कंट्रोलर जो है वो क्या करेगा, हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को, यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और फिर इंटरेक्ट करता है किसके साथ में, वो मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा। यानी कंट्रोलर क्या करेगा मॉडल से, यानी व्यू क्या करेगा, यूज़र व्यू जब जनरेट करेगा तो कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर इंटरेक्ट करेगा मॉडल से, और उसके बाद वापस कंट्रोलर जो है वो व्यू को रिटर्न करेगा। हो सकता है मॉडल भी व्यू को रिटर्न करे, ये दोनों तरीके से हो सकता है।
तो इसका जो फिगर देखो इस तरह से वर्किंग होती है, जैसे आप यहाँ पे हो, आपने क्या किया, यहाँ से आपने रिक्वेस्ट दिया कंट्रोलर से, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट दी, कंट्रोलर क्या करेगा, इस मॉडल के पास भेजेगा और व्यू जो है वो डायरेक्टली आपके पास में डिस्प्ले कर सकता है, मॉडल के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकता है और कंट्रोलर भी उसको मैनिपुलेट करके आगे व्यू भेज सकता है। यानी कि जो भी वर्किंग होगी कंट्रोलर विल सेंड द डिटेल्स एंड व्यू के थ्रू भी मॉडल, हम लोग मॉडल से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली लाइक दिस। यहाँ पे आप बैठे हो, आपने सीधा कंट्रोलर को रिक्वेस्ट की, कंट्रोलर जो है वो कहाँ पे जाएगा, व्यू के पास में, व्यू जनरेट होगा मॉडल के थ्रू, क्योंकि व्यू के साथ में डेटाबेस है, व्यू के साथ डेटाबेस है। कंट्रोलर जो है रिक्वेस्ट भेजेगा व्यू को, व्यू जो है वो मॉडल के पास जाएगा, मॉडल से डेटा प्रिपेयर होंगे, प्रिपेयर होने के बाद वापस वो कंट्रोलर में जाएगा और कंट्रोलर रिक्वेस्ट जो है आपके पास में वापस सेंड कर देगा। यानी कि ये वाला जो पेज है ये मेरा कौन सा पेज हो गया, ASPX का पेज जो हम ये देखते थे, ये जो मेरा पेज था वो ASPX का पेज हो गया, कौन सा, ये वाला। और मॉडल हमारे पास यहाँ पे कौन सा हो गया, डेटाबेस, यानी कि जो हम लोग डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेटाबेस के रिसोर्सेज हैं यहाँ पे डेटाबेस हमारे पास में ये है, ये मेरा क्या हो गया मॉडल। और मेरा कंट्रोलर यहाँ पे हो गया ये वाला क्लास जहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग का काम करेंगे, दिस इज़ माई कंट्रोलर। तो जब भी आप कोई भी पेज पे रिक्वेस्ट करते हो तो आपके पास में देखा होगा आपने, इससे रिक्वेस्ट करते हो, तब रिक्वेस्ट करते हो तो आप किसी बटन पे क्लिक करते हो, यानी कि आप जब इस पर क्लिक कर रहे हो किसी बटन पे, ऐड पे क्लिक कर रहे हो, तो ऐड जो है वो किस पे वर्क कर रहा है, तो ऐड फाइनली क्या करता है, ऐड जो है सबसे पहले डेटाबेस को इंटरेक्ट करेगा, यानी देखेगा कि हाँ इस डेटाबेस में है कि नहीं है, और उसकी जो कोडिंग लिखी हुई है आपने कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर में, तो कंट्रोलर से इंटरेक्ट करेगा और वापस आपको व्यू पे भेज देता है। तो ये जो इसका वर्किंग है, इस वर्किंग को यहाँ पे MVC के अंदर में मॉडल व्यू कंट्रोलर 3 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड बोला जाता है, जिसके अंदर में हम एप्लीकेशन को इस तरह से बनाते हैं और फाइनली आपको जो भी रिटर्न जो मिलेगा वो HTTP के थ्रू, URL के थ्रू मिलना है। तो MVC जो है रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा आपको URL के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र। तो कोई भी आप ब्राउज़र यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप पहले यूज़ करते थे वैसे ही ब्राउज़र यूज़ करोगे और सेम आपका जो IIS का पैटर्न होगा वो वही होगा। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अगर हम इसका आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इसका वर्जनिंग की अगर हम बात करें कि ये वर्जन, इसका सबसे पहले कौन सा वर्जन आया था और अब इस टाइम पे हमारे पास कौन सा वर्जन हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ASP.NET के अंदर में जो अभी जो हम लोग करंटली यूज़ कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हमारा 3.5 यानी 4.5 .NET का फ्रेमवर्क, जिसके अंदर में हम लोग यहाँ पे ASP.NET MVC 5.2.9 जो हम 2022 के साथ यूज़ कर रहे हैं। 2022 के साथ हम लोग जो ASP.NET MVC का जो वर्ज़न यूज़ करेंगे वो करेंगे 5.2.9। इससे पहले हमारा जो था वो 2013 में हम लोगों ने, हमारे पास आया था अपडेट जिसमें 5.2 आया था। इससे पहले 5.0 आया था 2013 में। उसके बाद 2010 में इसका अपडेट आया था 4.0 और फिर 2010 में एक और अपडेट आया था 3.0, 2.0 और 1.0। यानी कि MVC का जो ASP.NET MVC का जो फ्लो हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टअप इसका जो था वो विजुअल स्टूडियो 2008 से स्टार्टअप हुआ था और उसका उस टाइम में फ्रेमवर्क हमारे पास चलते थे 3.5। तो 3.5 फ्रेमवर्क के साथ 2008 से इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, जो MVC का हुआ था उसमें आया था MVC 1.0। उसके बाद ये धीरे धीरे करके ये आज हमारे पास में जो है वो है 5.2.9, ठीक है, जो कि हमारे पास 2022 में यानी 2022 के साथ सपोर्टेबल है पूरी तरह से और रोबोटिक है, मतलब हम कुछ भी काम कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें पहले होती थी न्यूगेट पैकेज से हमें नहीं मिल पाती थी, अब यहाँ पे न्यूगेट पैकेजेस में से आप किसी भी चीज़ों को, कोई भी लाइक बने हुए रिसोर्सेज को आप प्लग इन करके डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। सर हम लोग अभी तक ASP.NET और उसमें जो है हम 3 टियर आर्किटेक्चर नहीं यूज कर रहे थे, आप जिस तरह बता रहे थे 2 टियर कर रहे थे, वो ऐसा क्यों 3 टियर नहीं कर सकते थे उसमें? हाँ, मैंने आपको बताया था ना, जो मैंने आपको वेब मेथड बताया था वो 3 टायर आर्किटेक्चर बेस्ड था। वेब मेथड मतलब कि अभी वाला जो लास्ट क्लास मैंने कराई थी वो MVC का ही पैटर्न मैंने कराया था, यानी कि विदाउट MVC मैंने ASP.NET में MVC टाइप के आर्किटेक्चर क्रिएट किए थे। मैंने आपको बताया भी था कि जो MVC में होता है वो हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ASP.NET के अंदर में, वो चीज़ पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, बट ऑलरेडी 3 टायर आर्किटेक्चर जो है MVC ऑलरेडी बना के दे रही है आपको। वहाँ बनाना पड़ रहा था, यहाँ बना हुआ है ये आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो ये जो MVC मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, वो लास्ट टू लास्ट जो बताया था वो उसी का पैटर्न था।
तो अभी हम लोग एक छोटा सा एक एप्लीकेशन डेवलप करके देखते हैं इसके अंदर में हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं और कर सकते हैं। इससे पहले कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ फोल्डर्स हैं, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। एमवीसी के अंदर में ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ पे कोई एक एप्लीकेशन नया ओपन करने जा रहा हूँ। एज यूजल जो हम लोग करते थे पहले, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाते थे, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते थे ASP.NET वेब .NET फ्रेमवर्क। सेम यहाँ पे वही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम जो भी आपको देना है, जैसे MVC माई फर्स्ट ऐप, कोई भी नाम दे देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब ये इस वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे वेब सेलेक्ट करते थे, वेब फॉर्म, लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे MVC। ठीक है, तो जैसे आप MVC सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली जो है आपके पास में ये 3 टायर आर्किटेक्चर के एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आप 3 टाइप के मॉडल व्यू कंट्रोलर टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो ऑथेंटिकेशन है, रहने देना। MVC बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हो गया। कन्फिगर टू HTTPS है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देना इसको भी। अगर ये टिक नहीं है तो आप टिक कर देना इसको, और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपको एक्सेप्शन आ जाएगा, बट एक्सेप्शन आने का रीज़न होगा कि हम हो सकता है इस नाम से कोई पहले से मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। आप में ऐसा एक्सेप्शन नहीं आएगा। हो सकता है मैंने किसी क्लास में ऐसा माई फर्स्ट नाम का दिया हो, तो अगर वो फोल्डर ऑलरेडी उस ड्राइव में बना हुआ होगा ना, तो आपको इस तरह का मैसेज मिल जाएगा। तो एक तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट का एक है प्रॉब्लम है इसमें ना, वहाँ पे इनको ये दिखाना चाहिए कि दिस एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएटेड, तो हम वहाँ पे कोई नया सेलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं माई फर्स्ट MVC अंडरस्कोर ऐप, इस नाम से नहीं होगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, अगेन MVC एंड क्रिएट। देखो यहाँ पे ओपन हो गया आपके पास। ओवरव्यू पे का पेज आप क्लोज कर दो और सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाओ। अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर को देखो, आप इसको स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको पता होना ज़रूरी है। आपने पहले भी देखा होगा पहले भी ऐसे ही सेम होता था हमारे पास, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें हमारे पास में है। एक तो हमारे पास यहाँ पे मॉडल के नाम से फोल्डर दिख रहा है मुझे, जो कि एक्स्ट्रा दिख रहा है, कंट्रोलर के नाम से दिख रहा है मुझे, और एक मुझे व्यू के नाम से। ये 3 अलग से फोल्डर मेरे को दिख रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास पहले वेब डेटा के नाम से, ऐप डेटा के नाम से मेरे पास फोल्डर हुआ करता था, जो कि एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ये ASP.NET का बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। एक ऐप स्टार्ट के नाम से भी मेरे पास ऑलरेडी पहले ASP.NET के अंदर फोल्डर था, जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट के लिए था, जिसके अंदर में कई सारे बंडल्स डॉट कन्फिग्रेशन फाइल थे, फिल्टरिंग की फाइल थी, राउटिंग की फाइल थी। उसके बाद कंटेंट नाम का भी ऑलरेडी हमारे पास फोल्डर हुआ करता था, जिसके अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप वगैरह की फ़ाइल रखते थे। फ़ॉन्ट के नाम से भी ऑलरेडी हमारे पास फोल्डर हुआ करते थे, जिसके अंदर में हम फॉन्ट्स वगैरह रखते थे। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम से मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर थे पहले, जो हम लोगों ने ASP.NET में देखा था। ठीक है, तो जो नया हमारे पास जो आया है वो क्या आया है, एक तो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये 3 फोल्डर्स आपके पास में यहाँ पे मिल गए। मॉडल के अंदर में मॉडल होगा, यानी कि डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होगा। कंट्रोलर के अंदर में आपके पास कंट्रोलर्स होंगे सारे, जो भी आप कंट्रोलर डेवलप करोगे, और व्यूज़ के अंदर में वो सारे व्यूज़ होंगे। ठीक है, फेविकॉन आइकन है, जो कि वहाँ पे भी ऑलरेडी था। global.asx नाम से फाइल है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन क्लोज टाइप के जितने भी आपके पास में मेथड्स हैं वो सारे बने होंगे। कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करना है या एप्लीकेशन क्लोज करना है, वो सारे मेथड्स ऑलरेडी बने होते हैं, और जो कि हमारे ASP.NET में भी ऑलरेडी था। पैकेज नाम से भी हमारे पास था, और वेब कॉन्फ़िग फाइल भी थी हमारे पास, जो हम लोगों ने देखा हुआ है। तो दिस इज़ आवर फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको बताया। ऐप डेटा, ऐप स्टार्ट,
और यहाँ पे आपका स्टार्ट के अंदर में ये कंटेंट फाइल हो गई, इसके बाद कंटेंट के अंदर में CSS की फाइल हो गई, और ये कंट्रोलर जो उसके अंदर में कंट्रोलर क्लास जो हैंडलिंग का काम करेगा, और फॉन्ट का फाइल हो गई जो जहाँ पे हमारे फॉन्ट्स होंगे, मॉडल, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग, व्यूज़, ग्लोबल डॉट ASX फाइल की, और पैकेज एंड वेब कन्फिग। तो दीज आर द रिसोर्सेज फाइल जो कि हमारे पास में ऑलरेडी हैं, ठीक है। और ESP.NET में ऑलरेडी थे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ऐसे फोल्डर्स हैं जो कि नए हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो बने हुए हैं ऑलरेडी, जो बाई स्टार्ट से ही यूज़र ने बाई डिफ़ॉल्ट आपको बना के दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना के दिया है, एक कंट्रोलर फोल्डर के अंदर में होम कंट्रोलर डॉट CS नाम की फाइल है। यानी कि ऑलरेडी एक CS के नाम से एक क्लास है। अगर आप होम कंट्रोलर को ओपन करते हो तो आप देखोगे आपके पास कुछ कोड्स आएंगे जो कि नेम स्पेस पहले है, फिर एप्लीकेशन का नेम है, और जो ये क्लास है जिसका नाम होम कंट्रोलर है, वो क्लास जो है वो ड्राइव क्लास है। किससे ड्राइव है? तो कंट्रोलर क्लास है। यानी कंट्रोलर नाम से एक क्लास यहाँ पे बना हुआ है, और इसकी फंक्शनलिटी अगर आप देखोगे व्यू कोड इस कंट्रोलर के अंदर में, तो व्यू कंट्रोलर एक अपने आप में क्लास है। उस क्लास के अंदर वो सारे मेथड्स जो बने हुए हैं, जो कि सारी चीज़ें जो कि कंट्रोलिंग का काम करेगी। किसको कंट्रोलिंग काम करेगी? होम कंट्रोलर को। नहीं कि होम कंट्रोलर जो है, यहाँ पे मेरे पास जो क्लास है वो है ड्राइव क्लास, और जो मेन क्लास है वो क्लास का नाम क्या है? कंट्रोलर। ये दो कंट्रोलर क्लास है। कंट्रोलर क्लास में वो सारे मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। इसको हम लोग यहाँ पे होम कंट्रोलर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ड्राइव क्लास हो गया, और इस ड्राइव क्लास के अंदर में देखो यहाँ पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट ये मेथड है। ये एक्शन रिजल्ट क्या है? एक मेथड है। और मेथड क्या है? मेथड का नाम है इंडेक्स। और इंडेक्स जो है वो व्यू रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? व्यू। यानी कि जो रिटर्न व्यू कर रहा है, रिटर्न व्यू मतलब आउटपुट किसको रिटर्न कर रहा है? तो इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है। एक्शन मेथड इंडेक्स रिटर्न कर रहा है व्यू। यानी कि मेरे पास एक इंडेक्स के नाम से एक मेरे पास पेज है जिसके अंदर में मैं व्यू रिटर्न करा रहा हूँ। उसी तरह से अबाउट का पेज है, अबाउट का एक पेज है जो कि व्यू रिटर्न करा रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। एक कॉन्टैक्ट का नाम से पेज है जो कि व्यू रिटर्न कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो तुम्हारे कंट्रोलर क्लास के अंदर में कंट्रोलर क्लास जो है वो ऑलरेडी कंट्रोलर से ड्राइव्ड है। यानी कि ये ड्राइव क्लास है, और इस ड्राइव क्लास के अंदर में यहाँ पे 3 एक्शन मेथड बने हुए हैं जो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इसके अंदर में। तो 3 एक्शन मेथड बने हुए हैं। पहला एक्शन मेथड इंडेक्स का है, अबाउट का है, कॉन्टैक्ट का, और तीनों के अंदर में रिटर्न व्यू है। ये व्यू बैक डॉट मैसेज, ये मैसेज को शो कराने का तरीका होता है इसके अंदर में। व्यू बैक डॉट मैसेज योर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पेज, जो भी यहाँ पे आउटपुट आप लिखोगे वो वहाँ पे शो करेगा। ये पेज के ऊपर में ये मैसेज को शो कराया हुआ है, किससे? कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे वो शो करेगा। तो ये जो पेजेस के व्यू बने हुए हैं, वो पेजेस व्यू कहाँ बनेंगे? तो ऑब्वियसली व्यू पेज में बनेंगे। यानी कंट्रोलर का काम सिर्फ क्या है? कंट्रोलिंग का काम। तो कंट्रोलर में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे? उसके मेथड्स बनेंगे। जो आप मेथड बनाओगे, उस मेथड को कहाँ पे रिटर्न करना है वो आपको कौन बताएगा? कंट्रोलर बताएगा। तो कंट्रोलर बता रहा है कि मैंने एक व्यू क्रिएट करना है। तो देखो, आप व्यू पेज पे अगर व्यू फोल्डर में जाते हो तो आपको व्यू फोल्डर के अंदर में उस कंट्रोलर के नाम का, यानी कि जो कंट्रोलर का नाम क्या था? होम कंट्रोलर। तो यहाँ पे कंट्रोलर जो बेसिकली साइलेंट हो जाता है, तो होम के नाम से ही होता है। तो होम के नाम से देखो एक फोल्डर बना हुआ है, और उस फोल्डर के अंदर में आप देखोगे तो आपके व्यूज़ बने हुए हैं, इंडेक्स, कॉन्टैक्ट और अबाउट। ये 3 आपको फाइल यहाँ पे मिलेगी, और तीनों फाइल के अंदर में देखो उसका जो एक्सटेंशन है वो CSS/HTML है। यानी कि इंडेक्स का एक व्यू यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इंडेक्स का एक व्यू क्रिएट किया हुआ है। ये देखो, ये इंडेक्स का व्यू है, और उस व्यू के अंदर में जो आपने मैसेज वहाँ पे दिखाना है, आप यहाँ पे मैसेज जो उसने शो किया था वो यहाँ पे आएगा। ये पूरा पेज का लेआउट है जो कि HTML की कोडिंग यहाँ पे की हुई है। उसी तरह से दूसरा व्यू है कॉन्टैक्ट का, जो कि बना के दिया हुआ है इन्होंने। एक अबाउट का व्यू है जो कि ये दिया हुआ है। यहाँ पे कोई डेटाबेस का वर्क नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो कोई डेटाबेस इसमें नहीं है। तो मॉडल यहाँ पे एम्प्टी है, खाली पड़ा है। मॉडल हैज़ नो नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस पेज को इस एप्लीकेशन को मैं रन कराता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एप्लीकेशन को रन कराता हूँ, और इसको अगर मैं देखूँ कि ये रन कैसे करता है, तो मैं यहाँ पे इसको पहले स्टॉप कर लेते हैं। कंट्रोलर में जाते हैं, और कंट्रोलर में जाते हैं। कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ मैं सबके पास।
यानी कि जो भी मेथड यहाँ पे रन करें ना, तो मुझे एक बार मुझे पता चले कि मैं क्या एग्जीक्यूट करा रहा हूँ और कैसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। जब भी हमारा ASP.NET MVC का एप्लीकेशन रन होता है तो सबसे पहले आता है नाम कंट्रोलर का। यानी कि देखोगे यहाँ सबसे पहले कंट्रोलर का नाम आएगा। कंट्रोलर का नाम क्या था? होम। और होम के अंदर जो व्यूज़ हमें दिखाना है उसका नाम है इंडेक्स। तो क्या आएगा? कंट्रोलर स्लैश इंडेक्स। तो सॉरी, होम स्लैश इंडेक्स। तो यहाँ पे जो हमने मेरे पास जो कंट्रोलर है जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, इस कंट्रोलर का नाम यहाँ पे देखो क्या है? होम। तो जब ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट आपकी करेगी तो सबसे पहले नाम आएगा फोल्डर किसका? होम का। और होम के अंदर जो व्यू आएंगे, जो व्यू को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उन्होंने सेट किया हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट के अंदर में रूट कन्फिग में जाओगे तो रूट कन्फिग के अंदर में उनको रूट ऑलरेडी किया हुआ है। कंट्रोलर का नाम क्या है? होम। देखो रूट कन्फिग में इन्होंने रूट किया हुआ है, कंट्रोलर का नाम होम है और एक्शन का नाम क्या है? इंडेक्स। यानी कि होम के अंदर सबसे पहले इंडेक्स को रन कराना है, जो कि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेट किया हुआ है रूट कन्फिग फाइल में। तो ये आपका एप्लीकेशन कौन सा पेज रन करेगा? ये आपका इंडेक्स पेज रन करेगा। और रन करते ही देखो आपके पास क्या होगा? ब्रेक पॉइंट कहाँ पे आ गया? आपके होम पे आ गया। ये देखो ब्रेक पॉइंट यहाँ आ गया, क्योंकि हमने इसको यहाँ से रन कराया था। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो, स्टेप एग्जीक्यूट करो। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? जैसे ही वो इंडेक्स को कॉल किया, इंडेक्स मतलब आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने इंडेक्स वाले कॉल किया था रन कराने के लिए। तो इंडेक्स वाले को आपने जैसे कॉल किया, रिटर्न व्यू करेगा। रिटर्न व्यू करेगा, व्यू आया, लेआउट के अंदर में गया जिसके थ्रू ये बना हुआ है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन का पेज जो बना हुआ है, व्यू के अंदर में एक शेयर नाम के फोका फोल्डर है और शेयर नाम का फोल्डर के अंदर में एक लेआउट डॉट सी एस HTML का पेज है। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जाओ व्यू के अंदर में, व्यू के अंदर में शेयर नाम से एक फोल्डर है। शेयर के अंदर में आपके पास लेआउट डॉट सी एस HTML के नाम का पेज है। ये आपकी HTML की पूरी पेज है, जिसके अंदर में आपके मेन्यूज़ बने हुए हैं, जिसके अंदर में आपका वो सारा जो लेआउट पेज का है वो पूरा बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं आपको, रेंडर और ये वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे होता है। यानी कि पेज का लेआउट यहाँ से कॉल कर रहा है ये, क्योंकि आपने देखा होगा जो हम लोगों ने आपको HTML की पेज दिखाई थी, इसमें कोई HTML का हेड है ना, बॉडी है ना, फुटर था, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर में। बट ये पेज बना कैसे? तो ये पेज जो है वो इस लेआउट पेज से बना हुआ है। यानी लेआउट पेज एक बार आप डिज़ाइन कर सकते हो और उसको आप यहाँ पे हर एक पेज पे कॉल कर सकते हो, जैसे एज अ मास्टर पेज की तरह काम करता है। तो ये गया वहाँ पे, हम आते हैं एप्लीकेशन पे। हाँ, सर हमने अभी तक कुछ डिजाइन तो करा नहीं, ये सब प्री रिक्विजिट है। ये ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET में भी आपके होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट के पेजेस होते हैं ना, हाँ वही चीज़ मैं इसमें ऑलरेडी बने हुए चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें कहाँ से कॉल होके आ रही हैं। ओके। इसको हम लोग बट फिर सर बनाएंगे, हम लोग खुद से बनाएंगे। ये डिजाइन बना हुआ है तो ये तो प्री रिक्विजिटेड अगर है तो मतलब कि वो तो मतलब कि बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन होता है इसमें, है ना, कि वो बेसिक बना होता है, इसमें काफी सारा बना हुआ है। हम्म। तो ये बेसिक, ये सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन बनी होती हैं। देखो ये सारे व्यू बैक से कॉल हो रहे हैं, लेआउट पेज से कॉल हो रहे हैं। मैं आपको आर्किटेक्चर समझा रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है ये। तो देखो फाइनली जो है उसने क्या रिटर्न किया, फाइनली वो रिटर्न कर देगा, मेरा व्यू रिटर्न कर देगा। देखो ये मेरे पास में इंडेक्स का पेज आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर पेज को अबाउट का पेज कॉल करूँगा तब अबाउट पे भी एग्जीक्यूट करा, यहाँ गया किस पे किया? कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर क्या करेगा? रिटर्न क्या करेगा? व्यू पे। क्या किया? रिटर्न व्यू पे। यानी कंट्रोलर ने व्यू को रिटर्न कर दिया। अगेन हम लोग जाते हैं किस पे? कॉन्टैक्ट पे। तो किसके पास गया? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर का नाम क्या है? होम कंट्रोलर। और कंट्रोलर क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो वापस करेगा व्यू को रिटर्न। जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि जो हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, रन कराते हैं, तो सबसे पहले किस पे जाता है? यानी यूज़र जो है वो कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर जो है वो उसको रिटर्न करेगा लाइक दिस। कंट्रोलर जो है, यूज़र जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर जो है वो व्यू से दिखाएगा, व्यू लेगा, व्यू के पास मॉडल, अगर मॉडल के पास होता है तो मॉडल के पास जाएगा, और मॉडल नहीं है तो डायरेक्टली कंट्रोलर के पास जाएगा और वापस यूज़र के पास इंफॉर्मेशन क्या करेगा? वो शो कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह की जो वर्किंग है, देखो यहाँ पे हमारे ये वही हो रही है सेम। अब हम होम पे जाते हैं तो सेम होम पे गया कंट्रोलर के पास में, और कंट्रोलर जो है उसको एग्जीक्यूट करके उसको व्यू रिटर्न कर देगा। तो ये जो मैकेनिज्म का ये जो काम हो रहा है, ये थ्री टायर आर्किटेक्चर में ही, एप्लीकेशन में ही होता है, MVC में ही होता है ऐसा। तो इसको हम लोग स्टॉप कर लेते हैं।
और स्टॉप करके मैं इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन आज बना के दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे उसको बनाएंगे और एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं एक एप्लीकेशन को, जिसमें आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस तरह के एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं और कितना। अगर एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करते हैं तो बहुत ही ईजी है बनाना। और इसका जो लेआउट है, लेआउट भी हम लोग यूज़ करेंगे, जो भी हम ऑलरेडी लेआउट इसके अंदर में बना हुआ है ना, शेयर्ड लेआउट के अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट बना हुआ है, जो CSHTML का पार्ट है, ये layout.cshtml, इसको हम लोग यूज़ करके एक छोटा सा एप्लीकेशन एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग इसको डेवलप करने जा रहे हैं, और जिसमें हम लोग एक लाइन की कोडिंग भी नहीं लिखेंगे और पूरे एप्लीकेशन को हम लोग एज अ मतलब जो हम लोग ग्रिड व्यू बनाते थे, ऐड इंसर्ट अपडेट डिलीट करते थे, वो सारे काम हम लोग यहाँ पे करेंगे विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड और विद द हेल्प ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क इन MVC। ठीक है, तो उसको डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, उसको डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं कंट्रोलर पे। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, मॉडल। अब देखो, जब भी हम एप्लीकेशन को ASP.MVC एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो हमारे पास 3 अप्रोच होते हैं बनाने के। एक होता है मॉडल फर्स्ट अप्रोच, एक होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, और एक होता है आपका मॉडल हो गया, और एक होता है कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, कोडिंग हमें करनी होती है, कोडिंग के बाद कोडिंग से ही आपका डेटाबेस क्रिएट होता है, यानी कोडिंग के थ्रू आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, उसको हम कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। उसके मॉडल फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, मॉडल आपको बनाना होता है, मॉडल के बिहाफ पे फिर डेटाबेस बनेगा, फिर आप उसकी कोडिंग करते हो, तो वो होता है मॉडल फर्स्ट अप्रोच। और एक होता है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, जिसमें आप एसक्यूएल सर्वर में जाके सबसे पहले डेटाबेस बनाओगे, फिर यहाँ पे आके कंट्रोलर मॉडल्स बनाओगे, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अभी जो हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक एप्लीकेशन को, तो एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए हम सबसे पहले क्या करना है, हमें मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल फर्स्ट अप्रोच में हम लोग करते हैं, तो मॉडल फर्स्ट अप्रोच में हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मॉडल के अंदर में हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक न्यू आइटम। ठीक है, मॉडल के अंदर आपको न्यू आइटम ऐड करना है और आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करना है, तो आपको डेटा पे जाना होगा, और डेटा पे जाने के बाद ADO.NET एंटिटी मॉडल को आपको सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, ADO.NET एंटिटी मॉडल। तो ADO.NET एंटिटी मॉडल को आप जब सेलेक्ट करोगे तो एक नेम आएगा इसका बाय डिफ़ॉल्ट। इस नेम को रहने दो, अगर आप चाहो चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये एंटिटी मॉडल जो है ये वैसे ही है जैसे आपका लिंक क्यू मैंने आपको बताया था। आप चाहो तो यहाँ पे लिंक क्यू क्लासेस भी यूज़ कर सकते हो, डेटा सेट भी यूज़ कर सकते हो, जनरेटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करना है अभी। तो एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, जो भी नाम आ रहा है उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम रहने देना और ऐड पे क्लिक करना। जब ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से आएगा चूज़ कंटेंट में, जो आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल में आपको एंटिटी डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस सेलेक्ट करना है, यानी कि एंटिटी जो हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं उस एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर में डिज़ाइनर को जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डेटाबेस डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। यानी ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेस है, उसका मैं डिज़ाइन यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो एंटिटी फ्रेमवर्क को ले लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे, अच्छा इसके लिए मुझे एक टेबल भी चाहिए, तो टेबल ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ है इसके अंदर में। MVC टेस्ट के नाम से मैंने एक टेबल बनाई हुई है, डेटाबेस बनाई हुई है, उसके अंदर एक टेबल है जिसके अंदर में मैंने एक ID, नेम और ईमेल नाम से 3 कॉलम बनाए हुए हैं, तो मैं उसी को यूज़ कर लूँगा अभी। तो एंटिटी डिज़ाइनर पे गए, नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखो आपके पास ऑलरेडी जो बने हुए ऑब्जेक्ट हैं वो आएंगे, तो एज यूजुअल आपको न्यू कनेक्शन पे जाना है, और न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद आपको एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस का सर्वर का नेम डालना पड़ेगा। तो आप अपना एसक्यूएल सर्वर इस तरह से ओपन कर लें। ये मेरे सर्वर का नेम है, यहाँ से मैं सर्वर का कॉपी कर देता हूँ और सर्वर का नेम यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और डेटाबेस का नाम मेरा था MVC_test। ठीक है, एक बार टेस्ट कनेक्शन चेक कर लेते हैं। ओके ओके, ये मेरा आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है क्या मैं उसको सेव करूँ वेब कन्फिग में, तो अगर आप इसको टिक कर देते हो तो ये वेब कन्फिग में इस नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपका कनेक्शन स्ट्रिंग सेव हो जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो आपके पास में वो पूछेगा
कि एंटिटी फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन आपने यूज़ किया, जो लेटेस्ट होगा वही आपको यूज़ करना है, ध्यान रखना। जैसे अभी लेटेस्ट मेरे पास 6X है तो मैं 6 यूज़ करूँगा, 5 नहीं यूज़ करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 6 को ही सिलेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे के बाद आपके पास इस जो भी आपने डेटाबेस को सिलेक्ट किया है उसके अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। अब फिलहाल इसके अंदर में एक ही टेबल है एम्प्लॉय के नाम से, तो वो सिलेक्ट कर लो आप। बाकी कुछ जनरेशन के कोड्स हैं, ऑब्जेक्ट के नेम आ रहे हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेन की, जो भी अगर होगा इसमें अंदर फॉरेन की का कोई रिलेशन होगा वो भी उसके अंदर शो करेगा। और फाइनली आप फिनिश पे क्लिक कर दो। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे आपके पास में जो हमने टेबल बनाया था, अब जैसे हम लोगों ने डेटाबेस जो इसके अंदर अब बनाई हुई है, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। MVC टेस्ट के अंदर में हम लोगों ने जो बनाया है, अब इसके अंदर में देखो जो कॉलम्स मेरे पास में हैं वो हैं आईडी, जो कि मैंने आइडेंटिटी ली हुई है, और उसके बाद है नेम, और उसके बाद है ईमेल। यहाँ 3 कॉलम मेरे पास में है। इन तीनों कॉलम को अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो आईडी है वो इंटीजर टाइप का है, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, वैरचर स्ट्रिंग हो गया, और ईमेल आईडी हमारे स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो इसी के बेसिकली इसी के बिहाफ पे यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट कर चुका है ये। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उस मॉडल के अंदर में ये सारे स्ट्रक्चर जो उन्होंने आपने बनाए थे, अभी जो हमने जो डेटाबेस बनाया है उसके हिसाब से उसने वहाँ पे मॉडल के अंदर में उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसने ऐड कर रखी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर हम खुद से बनाएंगे तो ये कोडिंग हमें खुद करनी पड़ेगी। तो जो हमें खुद करनी है वो मैं आज आपको एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब देखो आपके पास EDMX का आ गया। ये आपका जस्ट लाइक वही है जो आप लिंक्यू में यूज़ करते थे, जो मैंने आपको बताया था, लिंक्यू के साथ हमने किया था ये। तो EDMX आ गया। EDMX के अंदर में आईडी, नेम और ईमेल आ गई। और ये मॉडल के अंदर में EDMX आ गया। कुछ रेफरेंसेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऐड हो गए एंटिटी फ्रेमवर्क के। और मॉडल के अंदर हमारा देखो ये मॉडल पूरा हमारा बन गया। मॉडल मतलब हमारा डेटाबेस पूरा स्ट्रक्चर बन गया। और इसके अंदर में अगर आप देखोगे इस employee.cs पेज को खोलोगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के नाम से क्लास हो गई, जिसके अंदर में इंटीजर टाइप का आईडी है सेट गेट मेथड के साथ में, यानी कि वो आईडी को गेट भी करेगा और सेट भी करेगा। फिर नेम जो है मेरा स्ट्रिंग टाइप का हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैरचर यूज़ किया था तो वो स्ट्रिंग टाइप का बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। और गेट सेट मेथड उसका भी आ गया। और उसके बाद ईमेल आईडी आ गई और उसका गेट सेट मेथड। ये जो अपने आप आया इसको हम लोग खुद से बनाएंगे। वहाँ पे जब हम लोग मॉडल फर्स्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, कोडिंग के थ्रू, कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू करेंगे, तो ये हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया मॉडल मतलब डेटाबेस। और उसका EDMX भी आ गया मेरे पास में, जहाँ पे डायग्राम हो गया और उसकी मॉडल क्रिएट हो गई, कुछ उसके साथ सपोर्टिंग फाइल्स हैं, वो सारी चीज़ें आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद इसको एक बार बिल्ड कर देते हैं। बिल्ड सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है, बिल्ड करने के बाद ये सक्सेस 1 होना चाहिए, 0 फेल होना चाहिए। कभी कभी होता है 0 सक्सेस और 1 फेल, तो उस केस में आपका एप्लीकेशन सक्सेस नहीं हुआ है, आपका प्रॉपरली बिल्ड नहीं हुआ है, कहीं कुछ ना कुछ एरर है, तो उसको आप ठीक कर लो, फिर से बिल्ड कराओ। ठीक है, अब ये बिल्ड हो चुका है प्रॉपरली, इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अब हमारे पास मॉडल बन गया, यानी कि हमने मॉडल क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे कंट्रोलर बनाना है जो कि हमारे मॉडल से डेटा को उठाए और उठाने के बाद जो भी रिक्वेस्ट यूज़र ने मांगा है उसके हिसाब से यूज़र को रिक्वेस्ट दे, है ना। यानी कि कंट्रोलर हमें बनाना है बिटवीन द मॉडल एंड व्यू। मॉडल और व्यू के बीच में हमें कंट्रोलर बनाना है। तो अब कंट्रोलर पे जाते हैं। कंट्रोलर एक ऑलरेडी बना हुआ है, हमें कंट्रोलर किसका बनाना है, तो मुझे जो मैंने अभी टेबल यूज़ किया है जिसका नाम एम्प्लॉय है उसका कंट्रोलर मुझे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद करेंगे ऐड कंट्रोलर। सबसे ऊपर है ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर में अब देखो हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक MVC कंट्रोलर एम्प्टी, एक दूसरा आ रहा है कंट्रोलर विथ रीड राइट एक्शन, और एक आ रहा है कंट्रोलर विथ एंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम लोग लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बना रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करना। ऐड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे पूछेगा मॉडल क्लास का नाम। अब मॉडल देखो जो हम लोगों ने बनाया था, ये मॉडल के अंदर में हम लोगों ने क्या मॉडल बनाया था, EMP के नाम से मॉडल बनाई थी, EMP CS।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उस मॉडल का नाम आ जाएगा। EMP किस एप्लीकेशन का है, तो MVC फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट मॉडल के नाम से बना हुआ है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद लिखा हुआ है डेटा कॉन्टेस्ट क्लास। तो डेटा कॉन्टेस्ट क्लास का नाम जो हम लोगों ने बनाया था, डेवलप किया था, जैसे लिंक क्यू के अंदर में जो हम लोगों ने बनाया था, तो कॉन्टेस्ट क्लास का नाम आया था डेटा क्लासेस डेटा कॉन्टेस्ट। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो MVC टेस्ट एंटिटी माई फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट मॉडल के नाम से है। इसको आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद देखो अब ये कह रहा है कि जो आप व्यू बनाओगे, तो व्यू आप कहाँ से बनाओगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि व्यू जो है वो जनरेट हो जाए और कहाँ से, रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी से हो जाए एंड यूज़ द लेआउट पेज। तो जैसे आप यूज़ द लेआउट पेज करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट का पेज था इसके अंदर में, व्यू के अंदर में, इस व्यू के अंदर जो लेआउट का पेज था जो हमारा, वो उस पेज को कॉल कर लेगा। यानी कि उसका जो पूरा का पूरा जो एलिमेंट था, जो CSHTML के नाम से बना हुआ था हमारा वहाँ पे, उसको वो उस लेआउट को यूज़ कर लेगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो यहाँ से आप हटा सकते हो, तो वो ब्लैंक रिव्यू दिखाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जनरेट हो जाए ऑलरेडी मेरा जो बना हुआ है स्क्रिप्ट, वहाँ से कॉल कर सकते हो। और अगर आपके व्यू किसी और फोल्डर में है तो आप यहाँ से जाके उस व्यू को चेंज भी कर सकते हो, उस व्यू को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं वही वाला व्यू ले रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। क्योंकि आपको मैंने बोला था विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड वी कैन क्रिएट अ कंप्लीट CRUD ऑपरेशन विथ एंटिटी फ्रेमवर्क इन MVC, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया और ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो देखोगे यहाँ पे आप कि जितने भी इंस्टॉलिंग न्यूगेट पैकेज दिखा रहा है। यानी कि न्यूगेट पैकेज क्या है, इसके अंदर में एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर में जितने भी आपको इसके ऑब्जेक्ट्स, जो क्लासेस, जो लाइब्रेरीज आपको चाहिए इसके लिए, इस एप्लीकेशन के लिए जिसको आपने कॉल किया है, वो सारे जितने भी हैं वो सारे कॉल हो जाएंगे इसके अंदर में। और आफ्टर दिस हमारे पास ऑलरेडी EMPs के नाम पे बना, यानी कि जो मेरा टेबल था वो एम्प्लॉय के नाम था, तो EMPs आ गया। EMPs कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोलर का नाम जो है आपका क्या है, EMPS, है ना। और कंट्रोलर से ये ड्राइव्ड है, जैसे कि पहले वाली क्लास में था, होम में भी था। और यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारे मेथड, जो एंटिटी फ्रेमवर्क, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दी इसने। एंटिटी जो से हम लोगों ने वहाँ पे क्रिएट किया था, DB क्लासेस, डेटा क्लासेस, डेटा कॉन्टेस्ट, जो वहाँ पे हम लोगों ने लिंक क्यू में बनाया था। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्या किया, MVC एंटिटी के नाम से, DB के नाम से एक उन्होंने डेटाबेस बना दी। और उस डेटाबेस के साथ उसको देखो एक्शन मेथड में होम पेज पे वो लिस्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो टू लिस्ट में क्या कर दिया, डेटाबेस के अंदर में उस टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉयज़ को टू लिस्ट कर दिया। तो सारी जो एम्प्लॉयज़ की वैल्यू जो है वो लिस्ट में शो हो जाएगी। कौन से पेज पे, इंडेक्स पेज पे। और रिटर्न करा दिया उसको यहाँ पे, रिटर्न व्यू के अंदर में इसने उस डेटाबेस मतलब ये वाला जो एंटिटी फ्रेमवर्क का जो हम लोगों ने इस बनाया था, ये वाला EDMX के अंदर जो आ रहा है, दिस इज ये वाला है। इसको इसके थ्रू, डेटाबेस के थ्रू उसने वहाँ पे शो करा दिया। उसके बाद उसकी डिटेलिंग भी दिखा दी। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट का भी हो गया, इंसर्ट की कोडिंग हो गई। देखो DB के अंदर में एम्प्लॉयज़ को ऐड कर रहा है EMP। कुछ कोड देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, जो हम लोगों ने, मैंने आपको वेब मेथड्स बताए थे, वो कुछ इस तरह की कोडिंग थी। उसके अंदर में मेथड्स हमने वहाँ पे ऐड नाम से बनाया था, वहाँ पे हमने कॉल किया था। सेव चेंजेस जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लिंक क्यू के साथ में हम लोग इस तरह से कुछ कर रहे थे। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, उन्होंने अपने आप आपको बना के दे दी। कुछ सम काइंड्स ऑफ कोड लिखे हुए हैं इसके अंदर में, और ये उन्होंने सारा पेज भी बना दिया, साथ में आपका व्यू भी बना के दे दिया। आप देखोगे, आप यहाँ पे नीचे जिस नाम से आपके पास में मॉडल है, मॉडल का नाम है EMPS। तो EMPS के नाम पे एक व्यू के नाम से एक उन्होंने फोल्डर पहले बनाया। उस फोल्डर के अंदर में उन्होंने इंडेक्स के नाम से एडिट CSHTML, डिटेल्स CSHTML, डिलीट CSHTML, क्रिएट CSHTML, ये सारे पेजेस भी बना दिए। ऑलरेडी ये पेज तो हमारे पास बना हुआ था ही, जो कि एम्प्लॉय के नाम से था, जो पहले से बना हुआ था। अभी हम लोगों ने जो बनाया एंटिटी फ्रेमवर्क के नाम से, तो ये उन्होंने एक कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर के बाद ये व्यू भी जनरेट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला कंट्रोलर के थ्रू ये मेरा रूट के अंदर में इसके अकॉर्डिंगली रन करे। मेरा पहला पेज का नाम क्या है, इंडेक्स, और मैं चाहता हूँ ये मेरा जो कंट्रोलर का नाम है वो है EMPS। तो एम्प्लॉयज़ है, तो मैं इसमें हम लोग जाते हैं रूट कन्फिग में, स्टार्ट में जाते हैं रूट कन्फिग में, और यहाँ पे हम कंट्रोलर का नाम क्या सेट कर दें, EMPS।
और एक्शन मेथड का नाम क्या सेट कर दें, इंडेक्स। इंडेक्स के नाम से ही था मैसेज मेथड, जो सबसे पहला पेज है। अब मैं इसको यहाँ से हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि ये आपको क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम्हारे पास में इस कंट्रोलर के अंदर ही सारे इन्होंने व्यूज़ बनाए हैं, यानी जितने व्यूज़ बनाए हैं उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पे पेजेस भी बना दिए। यानी पहला व्यू उसने किस नाम से बनाया, इंडेक्स के नाम से, जिसमें अंदर में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन शो कराएगा। दूसरा व्यू उसने बनाया इंडेक्स एडिट के नाम से, तो एडिट में एडिट कराएगा, डिटेल में डिटेल शो कराएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास पेज आया, अभी आएगा, तो इस पेज के अंदर में आप देखना कि जितने भी फर्स्ट जो पेज बनाएगा वो एक तरह से ग्रिड व्यू का पेज को शो करेगा, जिसके अंदर में आपके लिस्ट ऑफ डेटा को शो कराएगा, साथ में एडिटिंग और डिलीटिंग कराएगा। और हम लोगों ने अभी एक लाइन की भी कोडिंग नहीं करी, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू पूरे एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया, और मतलब एक पूरा मॉड्यूल पे जो एडमिन मोड पे काम करेगा, उस मोड पे हम लोगों ने एप्लीकेशन को डेवलप किया। जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट वाला पेज बनाया था, काफ़ी टाइम लगा था हमें बनाने में। हम लोगों ने वहाँ पे ग्रिड व्यू यूज़ किया था, और प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड अपडेट डिलीट कराने के लिए मैंने आपको बोला था ग्रिड व्यू में बनाओ। तो काफ़ी देर काम किया आपने, अराउंड 1 आवर काम करने के बाद आपके पास एक फाइनली आपके पास आउटपुट आया, जिसके अंदर में आप देखा होगा आपने कि आपके पास एक ग्रिड व्यू बना हुआ मिला। तो इस तरह से आप वहाँ पे काम करते थे। यहाँ पे देखो ग्रिड व्यू की तरह ही यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हम इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट था हमने ऑलरेडी ले रखा है। यहाँ पे आईडी नहीं शो हो रही है, क्यों, क्योंकि आईडी हमने हटा रखा है, क्योंकि आइडेंटिटी था वो, और उसमें नेम और ईमेल आईडी शो हो रही है। अगर मुझे कोई नया रिकॉर्ड डालना है तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ऐड इंडेक्स पे जाएगा, किस पे, क्रिएट पे। तो क्रिएट के नाम से इन्होंने क्या बनाया, क्रिएट के नाम से उन्होंने एक, यहाँ पे देखो क्रिएट के नाम से एक मेथड बना हुआ है, गेट मेथड बना हुआ है। इस क्रिएट के अंदर में रिटर्न कर रहा है क्रिएट पेज को, और यहाँ पे देख बता रहा है क्रिएट के अंदर में ऐड करेगा, एम्प्लॉय के अंदर ऐड करेगा ईएमपी को, और सेव कर देगा। सेव करने के बाद डायरेक्टली किस पे करेगा, रिटर्न कर देगा, रिटर्न टू रीडायरेक्ट टू एक्शन में इंडेक्स पेज को वापस भेज देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई नया इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक नई इन्फॉर्मेशन डाल दी, और जैसे मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले ये क्रिएट होगा, और क्रिएट होने के बाद वापस किस पे भेज देगा, इंडेक्स वाले पेज पे। इंडेक्स वाला पेज मतलब वापस हमारे पास में इंडेक्स वाला पेज यहाँ पे इस तरह से आ गया, ये वाला इंडेक्स वाला पेज आ गया, यानी कि वापस तरुण शर्मा। ये देखो मेरे पास 2 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। अगर मैं इसमें से किसी को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस पर देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये डिटेलिंग शो करेगा। अब देखो बता रहा है नेम इज तरुण शर्मा, ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस। आपको एडिट करना है, यस एडिट करना है। तरुण शर्मा की ईमेल आईडी मेरे को गलत डाल दी थी, मैंने यहाँ पे, अब आप उसका सही कर लेते हैं, तरुण शर्मा @gmail.com। और मैं इसको अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। अभी देखो तरुण शर्मा के नाम से सेव हो गया, डिटेल इसकी सेव हो गई। वापस एडिट का बटन है, एडिट करना चाहो एडिट करो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट पे क्लिक करो, देखो डिलीट होगा। वुड यू लाइक टू डिलीट, यस कंफर्म कर दो। ये डिलीट होने के बाद वापस आपके इंडेक्स व्यू पे चला गया। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, सारे पेजेस आपको बना के दे दिए हैं। और जो अभी हमने किया है इसमें हमने एक सिंगल लाइन की कोडिंग भी नहीं करी है, ठीक है। और देखो आपको ये पूरा बना के दे, अब तुमने देखा होगा इसका जो एग्जीक्यूशन है वो उससे काफ़ी फास्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया नहीं, और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन के आ गई हैं हमारे पास में। और यहाँ पे जो सेपरेशन है, वर्क सेपरेशन है, वो अलग अलग है। यानी कि मॉडल अपना काम करता है, कंट्रोलर अपना काम कर रहा है, और व्यू अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ MVC, और जिसके अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जो कोड हम लोगों ने अभी किया है, ये ऑलमोस्ट ये वाला कोड ही मैंने आपको स्टार्टअप कराना शुरू कर दिया था लिंक्यू के साथ में। कुछ वेब मेथड्स मैंने बनाए थे, आप बताए थे, वो मैंने इसीलिए बताए थे क्योंकि मुझे इस पर हम लोग को आना था, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी लगे इसको, कि ये जो कोड मैंने आपको अभी दिखाया, ये कोड आपको खुद से करना है। ये मैं कब कराऊंगा आपको कि कैसे कैसे ये चीज़ें बनानी है, और इसके साथ साथ ये व्यूज़ कैसे क्रिएट करनी है, ये कैसे हम व्यूज़ बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज़ MVC, और इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार अपने आप देखना, इसको करना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करते हैं।